तो अपना टॉपिक चल रहा है इतिहास, और जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं जालोर के चौहान। और जालोर के चौहानों के अंदर हमने पढ़ा था कि जालोर के चौहानों की स्थापना किसने की थी? कीर्तिपाल ने, जिसे कीतु भी कहा गया है। क्या कहा गया है? कीतु भी कहा जाता है, क्योंकि कई ग्रंथों के अंदर इसका नाम कीतु मिलता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जालोर के चौहानों की स्थापना कौन करता है? कीर्तिपाल। ठीक है, बाकी जालोर के बारे में अपने पढ़ चुके हैं कि इसका पुराना नाम जवालीपुर था। ठीक है, जाल प्लस लौर से ये शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है, लौर का अर्थ होता है सीमा, और जाल एक वृक्ष होता है। जबाली नामक एक ऋषि था, उसकी ये तपोस्थली थी। ये चीजें अपने पढ़ चुके हैं इसके बारे में। कीतु को एक महान शासक बोला गया है, ठीक है, मोहनोत नैन्सी के द्वारा। और उसके बाद क्या है कि इसके एक दो शासक और हैं, जैसे मान लो इनके बाद एक तो आता है समर सिंह। समर सिंह के बारे में वैसे तो ना डीपली भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अपने जो मैटर के हिसाब से पढ़ेंगे। तो समर सिंह के बारे में पढ़ें तो इसके बारे में एक बात तो ये है कि एक इसने शस्त्रागार का निर्माण करवाया था। ठीक है, किसका निर्माण करवाया था? शस्त्रागार, यानी कि एक कह सकते हो जिसमें शस्त्र यानी हथियार रखे जाते हैं, हथियारों का एक तहखाना या कारखाना वगैरह। ठीक है, उसके बाद एक शासक आता है उदय सिंह। ठीक है, इस उदय सिंह की बात करें तो इस उदय सिंह ने इसके टाइम जो दिल्ली के अंदर शासक था उसका नाम था इल्तुतमिश, और इस इल्तुतमिश से इसने नाडोल को जीता था। ठीक है, नाडोल, और उसके अलावा एक क्षेत्र था मंडोर। इन प्रदेशों को दिल्ली से, यानी कि ये जो प्रदेश थे ना, जो दिल्ली के शासक इल्तुतमिश के अधीन थे, और इन प्रदेशों को किसने जीता था? उदय सिंह चौहान ने। कहाँ का शासक था? जालोर का। तो मतलब ये भी क्या था? एक वीर शासक था। ठीक है, इसके बाद एक शासक आता है जिसका नाम था चाचिग देव। ये जो चाचिग देव शासक था, ये शांति प्रिय शासक था, इसलिए इसके काल को कहा जाता है शांति का काल। ठीक है, मतलब इसके काल में शांति रही थी, ज्यादातर आक्रमण वगैरह नहीं हुए थे। तो जालोर के चौहानों में अगर शांति काल पूछा जाए, किसका काल शांति काल था, तो किसका था? चाचिग देव का। किसका था? चाची का? चाचिग देव का। अच्छा, मैंने सोचा चाची बोला है, क्या नहीं बोला? चलो कोई बात नहीं, चाचिग देव का। ठीक है, उसके बाद एक शासक आता है सामंत सिंह। क्या नाम था? सामंत सिंह। सामंत सिंह के बारे में बात करें तो इसके समय दिल्ली के अंदर शासक था जलालुद्दीन खिलजी। कौन सा शासक था? जलालुद्दीन खिलजी। ये जो जलालुद्दीन खिलजी शासक है, ये 1291 ईस्वी में आक्रमण करता है, और उस आक्रमण को ये सामंत सिंह विफल कर देता है। विफल करने का मतलब कि जलालुद्दीन की सेना को हरा देता है। कौन हरा देता है? सामंत सिंह। लेकिन इस अभियान के अंदर जब जलालुद्दीन को हराता है तो यहाँ पर सामंत सिंह की एक व्यक्ति सहायता करता है। कौन सहायता करता है? उस व्यक्ति का नाम था सारंगदेव भागेला। क्या नाम था? सारंगदेव भागेला। और ये कहाँ का शासक था? ये था गुजरात का। अब पूछा जाए कि कौन से स्थान पर इनको आपस में युद्ध हुआ था, तो वो बात आती है सांचौर की। तो अब यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन ये बनता है कि किस युद्ध के अंदर सामंत सिंह ने जलालुद्दीन को हराया था? तो कौन सा? सांचौर के युद्ध में। या ये पूछा जाए कि किसकी सहायता से जलालुद्दीन को हराया था, तो सारंगदेव भागेला की सहायता से। किसको हराया? जलालुद्दीन खिलजी को। ये तो है छोटी छोटी बातें इनके बारे में। ठीक है, मेन जो मुख्य रूप से अगर देखा जाए जालोर के चौहानों में दो शासक इंपॉर्टेंट है। एक तो इसकी स्थापना करने वाला, वो कौन था? जालोर की स्थापना करने वाला, वेरी गुड, शाबाश, कौन था? कीर्तिपाल। दूसरा जो महत्वपूर्ण शासक है वो शासक है जी यहाँ का कानड़ देव सोनगरा।
सोनगरा इनको क्यों बोला जाता था? क्योंकि हमने कल पढ़ा था कि वो जो जालोर का दुर्ग है या जालोर है वो कौन सी पहाड़ी पर है? सुवर्णगढ़ भी कहा जाता है उसको, है ना, उसको सोनगरा भी कहा जाता है, सोनगरा पहाड़ी पर बना हुआ है। तो इसलिए यहीं से इनके जो वंश है, जो जालोर के चौहान हैं, उनको यहीं से सोनगरा से पहाड़ी के नाम से ही इसको सोनगरा चौहान कहा जाने लगा। जो जालोर के चौहान है उनको सोनगरा चौहान कहा जाता है और इसीलिए कानड़ देव है उसके आगे लगता है सोनगरा। पूरा नाम कानड़ देव सोनगरा। आज अपने ये महत्वपूर्ण शासक है, इसके बारे में अपने डिटेल से पढ़ेंगे। यहां तक क्लियर है? समझ में आया? ठीक है जी, धन्यवाद। तो हम पढ़ रहे हैं जालोर के बारे में, ठीक है जी। और जालोर में शासक कौन बैठा है? कानड़ देव सोनगरा। कहाँ पे बैठा है? जालोर में। और इधर दिल्ली के अंदर कौन सा वंश है? दिल्ली के अंदर वंश है उस टाइम खिलजी वंश। बात हम कब की कर रहे हैं? बात कर रहे हैं हम 1305 ईस्वी की, यानी कि 1305 ईस्वी में जालोर का शासक बनता है कानड़ देव सोनगरा। और उस टाइम यहाँ पर शासक कौन है? खिलजी वंश। और खिलजी वंश का शासक कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, रणथंभौर में पढ़ा था हमने। तो वही इस टाइम शासक है यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी। अब होता क्या है? इनमें आपस में मनमुटाव होता है, वैर विरोध बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? इसके कारण कई बनते हैं। कौन कौन से कारण हैं इनमें आपस में युद्ध होने के? एक कारण तो ये था कि ये जो हमने कल रणथंभौर की बात की थी ना, उसी प्रकार ये जो अलाउद्दीन है ये यहाँ से आगे बढ़ना चाहता है गुजरात की तरफ। गुजरात की तरफ क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक तो पड़ता है सोमनाथ का मंदिर, और गुजरात से संबंधित कोई भी इसने अभियान करना है ना तो इसको यहाँ से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। ये रास्ता सबसे नजदीक पड़ता है इसको। अब इस रास्ते से गुजरेगा तो बीच में पड़ा है कानड़ देव सोनगरा, ठीक है। ये विरोध करता है और इसकी सेना को यहाँ से गुजरने नहीं देता। क्यों नहीं गुजरने देता? क्योंकि इसके जो खेत हैं उन खेतों से जब ये इसकी सेना गुजरेगी, सेना कौन सी, ये कोई 2-4 घोड़े तो होते नहीं, ठीक है, सैकड़ों घोड़े होते हैं। सैकड़ों घोड़े अपने खेत में से गुजरेंगे तो वो फसल क्या हो जाएगी? खराब। किसानों का नुकसान होगा, नुकसान होगा तो राजा को उससे कोई आय नहीं होगी, कर वगैरह नहीं मिलेंगे, तो नुकसान हो गया देश का, राज्य का भी नुकसान हो गया। तो इसलिए इस फसल को बचाने के लिए इनको ये यहाँ पर रोक देता है, यहाँ से आगे रास्ता इनको नहीं देता। एक बात तो होगी ये, यानी कि गुजरात अभियान के लिए रास्ता न देना, एक कारण तो ये बन गया, ठीक है जी। दूसरा कारण क्या था कि जब इन्होंने सोमनाथ पर पहुंच तो गए, चलो कोई और रास्ता ढूंढ लिया, पहुंच गए, इसको यहां से लूटा, और लूटने के बाद यहां पर जो मूर्तियां थी ना देवी देवताओं की, हिंदू देवी देवताओं की जो मूर्तियां थी, उन मूर्तियों को यहाँ से उन्होंने उठाया, जिसके अंदर शिवलिंग वगैरह थे, उनको इन्होंने तोड़ दिया। ये तो भाई मुसलमान थे, तुर्क थे, इनको अपने धर्म से क्या मतलब है ना, तो इन्होंने अपमान किया उसका, मूर्तियों को तोड़कर। मूर्तियों को तोड़ा तो तोड़ा, ऊपर से इन्होंने क्या किया कि इन मूर्तियों को तोड़कर कसाईयों को दे दिया। कसाई कौन होते हैं? जो मान लो अपने ये मांस वगैरह बेचते होते हैं, ठीक है, मांस मीट वगैरह बेचते हैं ना, उनको दे दिया। मतलब कि इससे वो अपना मांस तोलते थे, ठीक है, मांस बेचने के लिए। तो कितना अपमान हुआ ना, और ये हिंदू शासक है तो ये अपमान सहन नहीं कर पाएगा। एक कारण ये हो गया। एक इतिहासकार आता है जिसका नाम है अमीर खुसरो। ये कहता है कि इनमें युद्ध होने का कारण था अलाउद्दीन खिलजी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा। राजनीतिक महत्वाकांक्षा, ये तो हम कल भी पढ़ चुके हैं। महत्वाकांक्षा, राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो थी, साम्राज्यवादी नीति तो हर एक शासक की होती थी, ज्यादातर शासकों की होती थी, मतलब अपना साम्राज्य बढ़ाने की कोशिश करते थे। तो इस कारण को अपने ज्यादा सर्वोपरि माना जाता है, सर्वमान्य माना जाता है अमीर खुसरो वाले कारण को। ये सारे कारण हो गए। अब युद्ध होगा इनमें, ठीक है, और भी कारण निकल कर आएंगे, आगे पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे अपने, ठीक है। अब क्या होता है, इसके बाद ये जो शासक हैं
और ये जो शासक हैं कानड़ देव, और इन दोनों में वैर विरोधता बढ़ जाती है। ठीक है, वैर विरोधता बढ़ेगी तो उसके बाद क्या होता है कि जब ये टुकड़े लेकर आए वापिस, तो इसके सेनापति थे यानी कि कानड़ देव सोनगरा के, जिनका नाम था जैता और देवड़ा। इन्होंने क्या किया कि ये इसकी सेना जब वापस आ रही थी तो उन पर आक्रमण कर दिया, और आक्रमण करके ये जो टूटी हुई मूर्तियां थी ये वापस छीन ली, उनसे छीन ली। इतने बड़े शासक की वापस आती सेना पर अटैक कर दिया किसी ने तो बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है, विरोधता और बढ़ गई तो पहले तो इन्होंने कोशिश की भी इसको कैसे न कैसे अपने अंडर में लेके आए, गुलाम बनाए। तो यहाँ अलाउद्दीन खिलजी इसके पास एक व्यक्ति भेजता है और उस व्यक्ति का नाम था आइन उल मुल्क। ठीक है, क्या नाम था? आइन उल मुल्क मुल्तानी। इस व्यक्ति को इसके पास भेजता है और ये इसके पास आके कानड़ देव के पास आके इसको समझाता है। समझाने के बाद इसको कैसे न कैसे मना कर इसको ले जाता है अलाउद्दीन के पास। ठीक है जी, अलाउद्दीन के पास ले गया। जब अलाउद्दीन के पास दरबार में कानड़ देव सोनगरा आया तो साथ में था इसका एक बेटा जिसका नाम था वीरम देव सोनगरा। ठीक है, दोनों बाप बेटे आए और उसके बाद में इसके दरबार में लगातार रहे, मतलब कई दिनों तक यहाँ पर घूमते रहे। ठीक है, इधर उधर सारा कुछ सिस्टम वगैरह देखा। वहीं पर घूमते घूमते एक कहानी निकल कर ये आती है कि ये जो वीरम देव सोनगरा था ये मतलब काफ़ी अच्छा दिखने में सुंदर व्यक्तित्व का धनी था, और वहीं पर ये जो अलाउद्दीन खिलजी है इसकी एक बेटी थी जिसका नाम था फिरोजा। ठीक है, तो इस फिरोजा ने इस कानड़ देव के बेटे वीरम देव सोनगरा को जैसे ही देखा वो इस पर होगी मोहित। ठीक है, मोहित हो गई। फिर इसने यहाँ पर इससे बात करने की कोशिश की, लेकिन इस वीरम देव सोनगरा ने इसकी बात को मना कर दिया। ठीक है, नहीं माना, ये नहीं माना तो सिफारिश कहाँ पहुंची? अलाउद्दीन के पास। अलाउद्दीन के पास पहुंची सिफारिश, एक कारण तो यहाँ पर ये बन गया। ठीक है, इन्होंने इसको मनाने की कोशिश की लेकिन ये नहीं माना। एक बात यहाँ पर निकल कर और आती है वो ये कि जब इसका दरबार चल रहा था तो तब दरबार के अंदर बैठे हुए अलाउद्दीन खिलजी ने चौहानों को या राजस्थान के राजपूताओं को सभी को ललकारा और हंसते हुए बात कर रहा था कि राजस्थान के अंदर ऐसा कोई राजपूत, कोई वीर नहीं है जो मेरा मुकाबला कर सके। ठीक है, जब ये बात कही तो कानड़ देव जो सोनगरा था उसको ये बात अच्छी नहीं लगी। ठीक है, तो उसने इस चुनौती को स्वीकार किया और वहां से वापस अपने क्षेत्र में आ गया। ठीक है, दो बातें होगी, एक तो इसकी चुनौती को स्वीकार किया और दूसरी बात कौन सी थी कि इनमें जो आपस में जो प्रेम था उस प्रेम को भी इन्होंने स्वीकार नहीं किया। स्वीकार कैसे नहीं किया? जब ये बात अलाउद्दीन खिलजी को पता चला तो इन्होंने इससे बात की तो वीरम देव सोनगरा ने ये कहते हुए मना कर दिया कि अगर मान लो ये राजपूत चौहान शासक है और ये है तुर्क, और इन दोनों से जो बच्चे होंगे वो एक मिलावटी खून होगा। ठीक है, वो प्योर राजपूत खून नहीं होगा। ठीक है, तो इस बात को मेरे जो पूर्वज हैं वो कैसे बर्दाश्त करेंगे, है ना, क्योंकि शासक तो फिर आगे चलकर वही बनेगा ना, तो उस चीज को कैसे वो बर्दाश्त करेंगे। तो ये इसको बात सही नहीं लगी और इसलिए इसने इसको मना कर दिया। अब इन्होंने काफी कोशिश की, जब ये कैसे ना कैसे यहाँ से कोई ना कोई बहाना लगाकर वापस निकल गए, भी चलो ठीक है हम घर जाते हैं, हमें कुछ सोचने का समय दो, ठीक है हम कोई तैयारियां वगैरह करेंगे, ऐसे टाइम तो लगेगा ही हमें, तो कैसे ना कैसे करके बहाना लगा के निकल गए, वापस आ गए। वापस आने के बाद जब कुछ टाइम बाद इस अलाउद्दीन खिलजी का यहाँ पर आया मैसेज आया, पूछा हाँ जी क्या बात हुई, कितना टाइम लगेगा, क्या कुछ तैयारी चल रही है, हम भी तैयारी करें, है ना। तो इसने साफ मना कर दिया कि तू कौन भाई, मैं तेरे को नहीं जानता। ठीक है, मना कर दिया। तो कहता कोई बात नहीं, ठीक है आप नहीं जानते तो फिर मैं आपको पहचान करवाऊंगा, आ रहा हूं मैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये जो फिरोजा थी इसकी एक धाई माँ थी। ठीक है, उस दाई माँ ने इसको रोका कि आप एक बार रुको, कोई बात नहीं हमें और कोशिश करने दो, क्या पता बच्चे मान जाएं। ये दाई माँ यहाँ से गई यहाँ पर कन्नड़ देव सोनगरा के पास, मनाया उसको,
वीरमदेव को कि कोई बात नहीं, आप मान जाओ, नहीं तो युद्ध होगा तो बहुत सारा नुकसान होगा, बहुत सारे बेगुनाह मारे जाएंगे। लेकिन यहाँ पर भी इन्होंने इसको मना कर दिया। दाहिमा बेचारी वापस आ गई। लगातार जवाब मिल रहा है, दिल्ली का एक, भारत का एक शासक है, बड़ा शासक है, तो ये चीज़ इसको कैसे स्वीकार होगी। तो ये कहता भी चलो कोई बात नहीं, अब पानी सिर से निकल गया है, अब हम कोई मान बात नहीं करेंगे, सीधा हम शस्त्रों से बात करेंगे। और ये यहाँ पर करता है अटैक। जब इस तरफ बढ़ता है यानी कि जालोर की तरफ बढ़ता है तो बीच रास्ते में एक जगह पड़ती है, जैसे ये जालोर है तो ये जालोर के ऊपर यहाँ पर पड़ता है एक सिवाना का दुर्ग। कौन सा पड़ता है? सिवाना का दुर्ग। ठीक है, जैसे हमने कल एक रणथंभौर की कुंजी पढ़ी थी ना, उसी प्रकार इस जालोर की कुंजी बोला जाता है इस सिवाना दुर्ग को। यानी जालोर को जीतने से पहले सिवाना को जीतना जरूरी था। और यहाँ पर कौन बैठा था? यहाँ पर बैठा था इसका सेनापति, इसका नाम था सातल देव, या इसको कह देते हैं शीतल देव सोनगरा। ठीक है, ये इस किले को संभाल रहा था और साथ में थी इसकी रानी जिसका नाम था मैना दे। ठीक है जी। अलाउद्दीन खिलजी आया, यहाँ पर सेना भेजी और इस दुर्ग का घेरा डालकर बैठ गए। किसका? सिवाना दुर्ग का। ठीक है जी, सिवाना दुर्ग का घेरा डालकर बैठ गए। लगातार घेरा डाले हुए बैठे हैं लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ से एक गद्दार सैनिक निकलता है जिसका नाम था भायल या भावला। ये सैनिक अलाउद्दीन के साथ मिल जाता है और इसी के तहत इसकी गद्दारी के चलते हुए ये जो है अलाउद्दीन वो इस सिवाना दुर्ग को जीत लेता है। ठीक है, इस बायल सैनिक की गद्दारी के कारण इस दुर्ग को जीत लेता है और जीतने के बाद इस दुर्ग का नाम बदलकर कर देता है ये खैराबाद। आपने पॉइंट नोट यहाँ ये रखना है कि सिवाना दुर्ग को जीतने के बाद उस दुर्ग का नाम क्या कर दिया गया था? खैराबाद। ठीक है जी। और इस अभियान के अंदर जो यहाँ पर अलाउद्दीन की सेना थी, उस सेना का सेनापति था, उसका नाम था कमालुद्दीन गुर्ग। ठीक है जी। और इस कमालुद्दीन गुर्ग को खैराबाद का बना दिया जाता है प्रशासक। पूरी तरह से अधिकार किसका होगा सिवाना दुर्ग पर? अलाउद्दीन खिलजी का। प्रशासक किसको बना दिया? कमालुद्दीन गुर्ग को। किले का नाम बदलकर क्या रख दिया? खैराबाद। ये जो सारा घटनाक्रम है ये कब का है? ये घटनाक्रम है 1308 ईस्वी का। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग को कब जीता? 1308 में। किसकी गद्दारी के कारण? भायल सैनिक के कारण। ठीक है, सेनापति कौन था इसका? अलाउद्दीन का कमालुद्दीन गुर्ग। सिवाना का जीतकर सिवाना को उसका नाम क्या रख दिया? खैराबाद। अब भी लड़े तो इसके कानड़ देव की तरफ से भी था ना कोई, तो कौन बैठा था यहाँ पर? शीतल देव सोनगिरा। और इस युद्ध के अंदर ये शीतल देव सोनगिरा क्या हो गया? शहीद। ठीक है, शहीद हो गया। तो इसने क्या किया? केसरिया। क्या किया इसने? केसरिया। इसने केसरिया किया तो इसकी रानी ने क्या किया होगा फिर? जौहर। तो रानी ने क्या किया? जौहर। अब जौहर और केसरिया एक साथ होते हैं तो क्या होता है? साका। और ये साका कहां पर हो रहा है? सिवाना में। तो ये कहां का साका कहलाएगा? सिवाना का। तो मतलब 1308 में कहां साका हुआ? सिवाना में। तो सिवाना का प्रथम साका कौन सा साका कहलाता है? यही वाला साका जिसमें अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। तो आपसे पूछा जाए कि सिवाना का प्रथम साका कब हुआ था? 1308 में। किसने किया था? शीतल देव सोनगरा और रानी मैना देवी ने। ठीक है जी, यहां तक बात क्लियर? सलट गया ना सिवाना वाला। तो अब सिवाना से कहां बढ़ेगा? आगे जालोर की तरफ। शाबाश। अब इसके बाद ये आ गया जी अपना जालोर दुर्ग। ठीक है, अब यहाँ का प्रशासक कौन है? कमालुद्दीन गुर्ग। और यही सेनापति अपनी सेना लेकर बढ़ता है जालोर की तरफ। और साथ में कौन है? अलाउद्दीन खिलजी।
ठीक है, यहाँ पहुंच गए और यहाँ भी इसका घेरा डालकर बैठ गए। यही होता था, दुर्ग का चारों तरफ से घेरा डालकर बैठ जाते थे और दुर्ग के जो सैनिक जो राजा होते थे वो अंदर बैठ जाते थे, ठीक है, आराम से बैठे रहते थे। बाहर वाला यहाँ तो थक हार के वापस चला जाता था। यहाँ दुर्ग को किसी न किसी तरीके से, किसी छल कपट वगैरह से जैसे तैसे करके जीत लेता था। दो ही काम होते थे, ठीक है। अब इसका भी वो घेरा डालकर बैठ गया। काफ़ी समय बीतता गया, कोई हल न निकला, तो फिर वहीं से क्या हो गया, वही पुरानी कहानी कि यहाँ से भी कोई ना कोई गद्दार निकलेगा, गद्दार निकलेगा तभी हम हारेंगे। और यहाँ से भी फिर एक गद्दार निकलता है जिसका नाम था दहिया सरदार। क्या नाम था? दहिया सरदार। और ये जो दहिया सरदार था, क्या नाम था इसका? बीका दहिया। एक सरदार निकल कर आता है जिसका क्या नाम था? बीका दहिया। ये गद्दारी करता है। गद्दारी कैसे करता है कि ये यहाँ से निकल कर मिल जाता है अलाउद्दीन खिलजी के साथ। मिल गया, शाम को बैठे हैं, इसको खिला पिला रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको पूछते हैं बीका दहिया को, भी तू हमारे पास आ गया, अब बता भी कैसे जीते इसको, ठीक है। वो कहता है ये तो मेरे को पता नहीं है कैसे जीते हैं, मैं तो आपके साथ आके मिल गया हूँ, ठीक है। मेरे पास जो 4 सैनिक है वो भी मेरे आपके साथ हैं। तो क्या भी फिर तेरा क्या करना है? सैनिक तो हमारे पास हैं, तेरा क्या फायदा हमारे साथ मिलने का? उल्टा कोई 4 रोटियां खाएगा हमारी, ठीक है। तो वो कहता है भी अब फिर मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, मेरे पास जो था मैंने आपको सौंप दिया। हाँ, एक चीज और है। क्या बोलो? वो कहता है कि ये जो दुर्ग है ना, वैसे तो है ये सारा मजबूत, ये टूटेगा नहीं कैसे भी, लेकिन इसमें ना एक जगह है, एक दीवार का एक टुकड़ा है, वो ना कच्चा है। अगर आप उस कच्चे एरिए पर अटैक करो तो वो टूट जाएगा और आपकी सेना अंदर चली जाएगी। वो बड़ा खुश हुआ अलाउद्दीन, कहता वाह भी वाह, ये काम की बात बताइए, अब बता कौन सी जगह पे है वो? कहिए ये तो मेरे को पता नहीं है। तो कहता फिर क्या फायदा, दीवार तो तूने बता दी, अब इतने बड़े दुर्ग की इतनी बड़ी दीवार है, कहाँ ढूंढे वो कच्ची दीवार, है ना। वो ऐसे सामने से दिख तो नहीं रही थी क्योंकि चारों तरफ से वो कवर तो एक प्रकार से होगी ना, ऐसा तो है नहीं बीच में कच्ची सीधी छोड़ दी। कभी फिर तेरा क्या फायदा हुआ? अब फिर पंगा पड़ गया। वो कहता चलो जी ठीक है, कोई और रास्ता निकालते हैं। फिर इसने एक और आइडिया सोचा और ये कहता है कि आप ऐसे करो, इसके चारों तरफ ना राई के बीज बो दो, ठीक है। राई होती है जैसे अपनी वो सरसों वगैरह होती है ना, वैसे होता है, कुछ फसल होती है एक। आप ऐसे करो, इस राई को फैला दो यहाँ पे, ठीक है। और जो तो होगी पक्की वहां पे तो उगेगा नहीं बीज, और जो कच्ची जगह होगी वहां पे वो उगाएगी और अपने को पता चल जाएगा। क्या यार ठीक है, आइडिया तेरा ठीक है, ला राई लेके आ। वो कर राई कहाँ से लाऊं अब मैं, ये भी पंगा। फिर क्या हुआ, इन्होंने प्लान किया और इधर जो आसपास के गांव वगैरह थे वहां पर घोषणा कर दी कि जिसके पास राई है वो राई यहाँ पर ले आए, इसके पास अलाउद्दीन के पास, और जितने राई लेके आएगा उसको मुंह मांगे दाम दिए जाएंगे, ठीक है। लोगों ने भी यहाँ पर गट्टे भर भर के राई ले आए और लेके आए और यहाँ से अपनी मुंह मांगी कीमत लेकर वापस चले गए। रातों रात इसने यहाँ पर वो राई चारों तरफ बिछा दी, और बिछा दी तो कुछ समय निकला और उसके बाद राई ने उगना शुरू कर दिया। यहाँ पर कच्ची जगह थी, ठीक है। और उसी टाइम यहाँ पर सुबह एक अपने जैसा कोई आलसी था वो आ रहा था और बोरे भर के राई लेके आ रहा था। क्या हाँ भाई तू कहाँ? क्या जी मैं राई बेचने आया हूँ। किसको? क्या जी आप लोगों को। किसने कहा? क्या जी चारों तरफ घोषणा हो गई है कि राई लेके आओ, और उसके क्या चलो कोई ना छोड़ जाए यहाँ पे, तो हमारे काम की तो है नहीं, थोड़े बहुत पैसे चलो ले जा। क्या नहीं जी वो आपने तो बोला था मुँह मांगे। क्या भाई वो व्यापारी गए, वो राई के भाव जो थे रात को वो गए, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये जो जालोर दुर्ग है इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो जालोर दुर्ग था ये राई के भाव बिक गया था। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि किस दुर्ग के बारे में कहावत है कि राई के भाव दुर्ग बिक गया। राई के भाव कौन सा दुर्ग बिक गया? जालोर दुर्ग। हम बात कर रहे थे कि जहाँ से कच्ची थी वहाँ पर राई के बीज उगे और उगने के बाद उनको पता लग गया, बीज उग गए, ठीक है। और उधर ये जो था इसको काफ़ी सारा धन दिया और ये पहुँचा अपनी जो इसकी पत्नी थी, ठीक है, उस पत्नी का नाम था हीरा दे, इसके पास पहुँच गया। पहुँचा
पैग पुग लगे थे, 2-4 पैग पुग लगे थे और जाते ही ये हवा करने लग गया, यहाँ से तो चिंता मत करना, ये काम धंधा छोड़ दे, अपने बड़ा सारा घर बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, गाड़ी लाएंगे, नौकर चौकर लगेंगे। वो इसको क्या हो गया, पी के तो रोज ही आता था, लेकिन ऐसी ऐसी बातें वैकी बातें पहले तो नहीं करता था, आज इसको क्या हो गया। उसने कहा भी चलो ठीक है जी बैठो, बैठे और 2-4 पैग उसको और डाल दिए। उनके ऐसे तो नहीं फूटेगा, कहते हैं ना कुछ दारू पीने के बाद वो सच्चाई निकल जाती है ना, पुरानी बातें निकल जाती हैं। क्या ऐसे कर रहे हो, आपको कैसे पता? अच्छा पता है, फिर ठीक है। तो ये क्या हुआ कि इसको लगाए 2-4 पैग, ठीक है, और बातें निकल आई, पूरी कहानी बता दी भी मैं तो ये काम करे आया हूँ। क्या ठीक है चलो कोई बात नहीं, बैठो, 2-4 और लगवाए, और जैसे ही वो टल्लू हो गया पूरा, उसको होश नहीं रहा, और इसने हीरा दे ने उठाई अपनी कुल्हाड़ी, यहाँ कहते हैं उसको दातरी, और इसका गला काट दिया अपने ही पति का, ठीक है। और ये था यहाँ की राजस्थान की नारियों का व्यक्तित्व कि जिन्होंने अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने पति का बलिदान तो देती थी, लेकिन अगर गद्दारी करता था तो उसका वध भी करना जानती थी, ठीक है। तो इस हीरा दे ने इस अपने पति यानी कि बीका दैया का यहाँ पर कर दिया वध, और मैसेज लेकर पहुंची अपने शासक यानी कि कानड़ देव के पास कि हमारे वाले ने तो जी ये काम कर दिया है, अब आप तैयार रहना। तैयार अब क्या रहे, अब तो बात निकल गई थी, और ये जो दुर्ग का जो क्षेत्र था कच्चा, उसका पता लग गया था अलाउद्दीन को, और उसने यहाँ पर किया अटैक, और अटैक करने के बाद उसको तोड़ दिया, और जो तुर्क सैनिक थे वो अंदर घुस गए, और घुसने के बाद में यहाँ पर जबरदस्त लड़ाई हुई, संघर्ष हुआ, और उस संघर्ष के अंदर जो यहाँ का शासक था जिसका नाम था कानड़ देव, और ये कानड़ देव सोनगरा जी वीर गति को प्राप्त हो गए, यानी कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने कर लिया केसरिया, ठीक है, केसरिया हो गया। और इसके बाद इसकी जो रानी थी जिसका नाम था देसल दे, क्या नाम था, देसल दे, और देसल दे भी आता है और जैतल दे भी नाम मिलता है, ठीक है। और इस रानी ने कर लिया यहाँ पर क्या किया, जौहर, और इसने क्या किया था, केसरिया, और ये दोनों मिलकर क्या हो गए, साका। और ये पूरा घटनाक्रम कब का है, 1311 ईस्वी का, ठीक है। कहानी अभी बाकी नहीं हुई है, बाकी पड़ी है, अभी खत्म नहीं हुई है, ठीक है ना। ये मत रिलैक्स मत हो जाना, अभी कहानी तो गई, अभी पिक्चर बाकी है। कैसे बाकी है, तो केसरिया हो गया, अब इसका अभी तक तो बेटा जीवित है, और बेटे का नाम क्या था, वीरमदेव। वीरमदेव का यहीं पर रणभूमि के अंदर तिलक किया जाता है। इसकी किस्मत देख लो बेचारे की, पहले तो उधर से आया, वो मतलब अच्छा बड़ा रिश्ता आ रहा था, छोड़ के आ गया, ठीक है। और इधर भी देखो कहाँ तो इसका मान लो होना था, राज्याभिषेक वगैरह होना था, फंक्शन वगैरह होता है ना, उत्सव मनाए जाते हैं, और कहाँ इसका युद्ध भूमि के अंदर। हालांकि ये भी बड़ी वीरता की बात थी राजपूतों के लिए, चौहानों के लिए, जो वीर योद्धा होते हैं उनके लिए रणभूमि के अंदर लड़ना, मरना, शहीद होना और रणभूमि के अंदर तिलक लगना, ये बड़ी वीरता की बात होती है। खैर अपने मजाक की बात अलग है। तो यहाँ पर इस वीरमदेव का रणभूमि के अंदर तिलक होता है, यानी कि राज्याभिषेक होता है। तो किस शासक का राज्याभिषेक हुआ रणभूमि के अंदर, वीरमदेव का। और उसके बाद कुछ समय बाद ये भी लड़ता हुआ शहीद हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सारा घटनाक्रम है कब हो रहा है, 1311 में, ठीक है। तो यानी कि जालोर का शाखा कब हुआ, 1311 में। और इस दुर्ग को, जालोर के दुर्ग को जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी इसका नाम क्या रख देता है, जलालाबाद। सिवाना का क्या नाम रखा था, खैराबाद, और जालोर का नाम क्या रखा, जलालाबाद। जैसे जालोर जैसे जलालाबाद, ये याद रखना, वो तो अपने आप ही याद रह जाएगा, ठीक है। दोनों में से जैसे जालोर और जैसे जलालाबाद, जलालाबाद नाम कर दिया। और प्रशासक नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वाला जो यहाँ पर है और यहाँ पर भी इसी को प्रशासक बना दिया। किसको, कमालुद्दीन गुर्ग को। यहाँ पर गद्दारी किसने की थी, भायल सैनिक ने, और यहाँ पर किसने की थी, बीका दैया ने, ठीक है। और यहाँ पर कौन शहीद हुआ था, शीतल देव, और यहाँ पर कौन हुआ था, कानड़ देव, और साथ में वीरमदेव। यहाँ पर रानी कौन, केसरी, इसने जौहर की था मैना दे ने, और यहाँ पर किसने किया था, दैसल दे ने। पूछा जाए कि राई के भाव कौन सा किला बिका था, तो जालोर। आक्रमण करने वाला कौन था, एक ही व्यक्ति, अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ तक बात क्लियर, ये खत्म होगी कहानी, द एंड।
नहीं, अभी भी पिक्चर बाकी है। कैसे? ये देखो, ये कहानी तो बीच में पड़ी है, वीरमदेव है और इधर ये भी तो बेचारी कौन, फिरोजा, ये भी तो इंतजार में बैठी है कि पापा गए हैं, युद्ध जीतेंगे, वीरमदेव को लेके आएंगे और मेरी शादी करेंगे, है ना, वेट में बैठी है। लेकिन ये तो बेचारा, ये भी वीरगति को प्राप्त हो गया। अब क्या होगा? अभी होगा, अभी ये होगा कि यहाँ पर तुर्क सैनिक क्या करते हैं कि इसका काट लेते हैं जी सिर काट लिया और सिर काट कर एक थाली में रखा और उस थाली में सिर रख कर ले गए फिरोजा के पास। वो कहती है अब इसका मैं क्या करूं, चार डालूं, ले गई, ठीक है, इसके पास ले गए और ये देखो चौहानी राजपूती खून, ठीक है, कैसा था? कहते हैं कि थाली में रखा हुआ शीश जब इसके सामने लेकर गए तो जैसे ही उसने कपड़ा उठाकर देखने की कोशिश की तो इसकी जो गर्दन थी, जो सिर था, उसने मुंह घुमा लिया था, नजरें नहीं मिलाई, इसकी तरफ देखा तक नहीं। कहते हैं जैसे जैसे वो फिरोजा घूमती वैसे वैसे ये सिर घूमता, उसकी तरफ आमने सामने फेस नहीं किया। कहते हैं कि इतना बड़ा, मान लो राजपूतों के अंदर जो कह सकते हो कि इसकी ये महानता थी, ठीक है, वीर योद्धाओं की। उसके बाद इसने क्या किया, फिरोजा ने सिर उठाया और उठाकर ये यमुना नदी में कूद गई। अब कहानी खत्म होती है, ठीक है। और इनका भी प्रेम जबरदस्त था, फिरोजा का भी, ठीक है ना, कि इसका सिर लेकर ही कहाँ पे कूद गई, यमुना नदी में, ठीक है जी। यहाँ तक कहानी द एंड। अब ये सारा जो सिस्टम है, जो सारी जानकारी है ज़्यादातर वो हमें कहाँ से मिलती है, तो एक इतिहासकार है जिसका नाम है पद्मनाभ। इसके दो ग्रंथ मिलते हैं, एक तो ग्रंथ का नाम है कान्नड़ देव प्रबंध और एक ग्रंथ का नाम है वीरम देव सोनगरा रिवाद, ठीक है। किसके ग्रंथ है ये? पद्मनाभ के। कौन कौन से? कान्नड़ देव प्रबंध और दूसरा वीरम देव सोनगरा। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि जालोर के चौहान वंश की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो आप बोल दोगे कान्नड़ देव प्रबंध, यहाँ ऑप्शन में आ जाएगा वीरम देव सोनगरा रिवाद से, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए कान्नड़ देव किसके द्वारा रचित है, तो पद्मनाभ के द्वारा। यहाँ तक बात क्लियर, समझ में आ गया? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है, लिखवाएं, लिखो।